अस्सलाम डियर स्टूडेंट, आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 9 एसिड बेस केमिस्ट्री और इसका एक टॉपिक आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स आज हमने इसे डिस्कस करना है। बेटा इम्तिहानी नुक्ते नज़र से आपके फाइनल एग्जाम के अंदर ये एक शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आएगा कि व्हाट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, राइट इट्स यूजेस या डिस्कस द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। इस किस्म का ये क्वेश्चन होगा। अब सबसे पहले ये बात आती है कि ये टॉपिक है क्या, ये किस चीज के बारे में हमें बताएगा। तो ये जो टॉपिक है बेटा ये हमें बताएगा कोई एसिड कितना ज्यादा स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ बताएगा, उसकी ताकत बताएगा कि ये कितना ताकतवर है, ये कितना वीक एसिड है, ये कितना स्ट्रांग एसिड है। तो उसकी ताकत से हम अंदाजा लगाएंगे कि इस एसिड की स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो बेटा आमतौर पर जो भी एसिड या बेस होता है जब आप इसे पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये प्रोटॉन देगा, जो भी एसिड है। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं ये HA, ये कोई एसिड है। जब आप इसे पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन देगा। ये तमाम एसिड्स की ये खसूसियत होती है। कुछ एसिड्स ऐसे होंगे विच कैन बी कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर, कुछ ऐसे होंगे जो थोड़े बहुत होंगे। तो फिर जो इसी चीज से हम उसकी ना Ka की वैल्यू का अंदाजा लगाएंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो एसिड्स को आपने तीन हिस्सों में तकसीम किया है। एक को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, मॉडरेट एसिड कहते हैं और वीक एसिड कहते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे एसिड्स विच आर आयोनाइज इन वाटर कंप्लीटली 100% आयोनाइज हो जाएंगे। जैसे HCl है, अगर आप इसको पानी के अंदर डालेंगे, अगर ये बेटा HCl के आपके पास 100 मालिक्यूल है तो 100 के 100 मालिक्यूल के अंदर मौजूद जो हाइड्रोजन आयन है वो ये रिलीज कर देंगे और हाइड्रोनियम आयन बना देंगे प्लस क्लोराइड आयन, यानी 100% आयोनाइज हो जाएंगे। आयोनाइज का मतलब है अपने सारे हाइड्रोजन जो है वो पानी के अंदर रिलीज कर देंगे। तो इनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वो एसिड्स विच आर कंप्लीटली आयोनाइज, विच आर कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर आर नोन एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं इन सब को आपने स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। जैसे H2SO4 है, जैसे बेटा HCl है, नाइट्रिक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते। जैसे बच्चों एस्टिक एसिड है जिसे हम सिरका कहते हैं। अगर सिरके को आपने पानी के अंदर डालते हैं तो ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा। मतलब ये जो अपना हाइड्रोजन है ये मुकम्मल तौर पर पानी को नहीं देगा। ये अगर आपके पास 100 मालिक्यूल हैं तो उसमें से सिर्फ 3-4 इसके जो मालिक्यूल हैं वो आयोनाइज होंगे। बाकी जो 97-96 मालिक्यूल हैं वो अनडिसोसिएटेड रहेंगे। मतलब वो जो H है ये दोबारा इसके साथ मिलेगा, ये इधर जाएगा ही नहीं। तो ऐसे एसिड्स जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट नहीं होते, मुकम्मल तौर पर अपने प्रोटॉन को, अपने हाइड्रोजन आयन को रिलीज नहीं करते, दे आर नोन एज ए वीक एसिड। तो आप कहते हैं आयोनाइज टू सम एक्सटेंट, बस थोड़ी सी हद में आयोनाइज हो जाते हैं। इनको आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। इनको आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, इनको बेटा आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट का नाम भी देते हैं। जैसे एस्टिक एसिड है, जैसे फॉर्मिक एसिड है, ऑक्सालिक एसिड है, ये सारे ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं ये वीक एसिड्स होंगे। अब हम इनकी आयोनाइजेशंस देखते हैं कि ये होता कैसे है। अब फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास ये अलामती तौर पर हम लिख रहे हैं कि ये आपके पास एक एसिड है HA, ये एक एसिड है। जब ये डिसोसिएट होगा तो इट गिव्स अस ए प्रोटॉन, ये एक प्रोटॉन देगा और A ये इसका कंजुगेट बेस होगा। अब ये जो प्रोटॉन है ये पानी के अंदर ऐसे तो नहीं फिरेगा। ये प्रोटॉन बच्चों फौरन पानी के साथ रिएक्शन करेगा। जो भी वाटर के मॉलिक्यूल वहां पे मौजूद हैं, इस हाइड्रोजन आयन ने उसके साथ रिएक्शन करना है एंड इट कैन बी चेंज इनटू हाइड्रोनियम आयन। जिस चीज के अंदर ये चेंज हो जाएगा उस चीज को बच्चों आपने क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन कहलाएगा। अब अगर आप इसको देखना चाहते हैं ओवरऑल इसके रिएक्शंस को अगर हम लिखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये जो HA है जब ये पानी के अंदर डिसॉल्व होगा, ये पानी के अंदर डिसॉल्व होगा तो इसने अपना प्रोटॉन इस वाटर को दे दिया और इस तरीके से इट बिकम ए हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन बनेगा, ये इसका कंजुगेट बेस बन जाएगा, ये कंजुगेट बेस। अब हमने इसकी लिखनी है केसी। केसी क्या होगा? ये जो केसी जो होगी या इसकी Ka जो होती है ये वीक एसिड्स के लिए हम मोस्टली लिखेंगे। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो तो मुकम्मल तौर पर अपना हाइड्रोजन इसको दे देंगे।
अब आपने बेटा इसकी केसी लिखेंगे, जब हम केसी लिखेंगे तो ये प्रोडक्ट ऊपर होगा, ये हाइड्रोनियम आइन है, इसकी कितनी कंसंट्रेशन है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, इसकी कितनी कंसंट्रेशन है, डिवाइडेड बाय ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड है और मल्टीप्लाई बाय वाटर, पानी के साथ इसे आपने कितनी कंसंट्रेशन लिया है। अब वाटर जो होता है इसको आपने केसी से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पानी जो है वहां पे इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। केसी मल्टीप्लाई बाय वाटर, पानी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी क्या बच जाएगा, ये हमारे पास हाइड्रोनियम आइन होगा। ये बच्चों हमारे पास हाइड्रोनियम आइन है, ये कॉन्जुगेट बेस है और डिवाइडेड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, जो Ha आपने लिया है वो आपके पास आ जाएगा। अब जब जो Kc और वाटर को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज नाउन एज ए Ka, यानी Kc का Kc एंड वाटर, Kc मल्टीप्लाई बाय वाटर, पानी के साथ जब आपने इसे मल्टीप्लाई किया हुआ है तो दैट इज नाउन एज ए Ka। तो इसको बेटा आपने Ka कहते हैं, ये हमारे पास Ka बन जाएगा। अब हम इसको लिख लेते हैं कि किस तरीके से ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी। तो ये Ka बराबर है, ये हमारे पास बराबर आ जाएगा, ये हाइड्रोनियम आइन होगा और इनटू कॉन्जुगेट एसिड, तो इसको हमने सॉरी कॉन्जुगेट बेस डिवाइडेड बाय Ha इनिशियल कंसंट्रेशन। अब व्हाट इज के ए हमारे पास असल चीज है, के ए जो होगा इसे आपने डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कहते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ये किसी भी एसिड का बेटा डिसोसिएशन कांस्टेंट है, दैट इज आल्सो नोन एज ए आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। कि वो आयन में तब्दील होता है, इसलिए भी आप इसे आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। कि किसी भी एसिड का बेटा ये डिसोसिएशन कांस्टेंट भी है, ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी है, ये इन चीजों को ये के ए की वैल्यू जो है वो इन चीजों को बच्चों जहर कर रही होगी। अब के ए जो है दैट इज रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, ये हमारे पास जो असल चीज है वो हमें स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, कोई भी तेजाब कितना ताकतवर होगा उसके अंदर कितनी ताकत है, इट टेल अस अबाउट इट्स के ए, इसकी के ए की वैल्यू आपको बताएगी कि ये कितना ताकतवर या कितना कमजोर है। अब के ए की अगर वैल्यू बच्चों ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा है क्योंकि के ए एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक आपके पास वैल्यू आएगी, जैसे 5 जो होता है वो 1 से ज्यादा है, ऐसे एक न्यूमेरिकल वैल्यू है विच गिव आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। अगर के ए की वैल्यू ज्यादा है, जितनी ज्यादा के ए की वैल्यू होगी उतना स्ट्रांग बच्चों हमारे पास एसिड होगा, स्ट्रांग एसिड होगा। अगर के ए की वैल्यू कम है तो एसिड क्या होगा, वीक है। अब हम इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि के ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए तो हमें अंदाजा होगा। तो ये इसकी बेटा एप्लीकेशन आ जाती है, एप्लीकेशन ऑफ के ए, एप्लीकेशन ऑफ के ए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड की क्या एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास ना न्यूमेरिकल वैल्यूज फिक्स की गई हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या फिक्स की गई हैं, अगर के ए की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, अगर के ए की वैल्यू किसी भी चीज के अंदर 1 से ज्यादा है तो उन एसिड्स को हम कहते हैं एसिड्स आर स्ट्रांग, बहुत ज्यादा स्ट्रांग एसिड्स होंगे। अब बेटा अगर हमारे पास के ए की वैल्यू जो होगी वो आपके पास आमतौर पर 1 से कम होगी, के एक के ए एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, अगर के ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो ऐसे एसिड्स को हम कहते हैं कि दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अगर बेटा के ए की वैल्यू जो होती है वो 1 से लेके 10 रेज पावर -3 तक होगी, यानी कोई भी एक एसिड है जिसके अंदर के ए की वैल्यू 10 रेज पावर यानी 1 से लेके 10 रेज पावर -1 है, 2 है या -3 है, तो इनको हम कहते हैं ये मॉडरेट एसिड्स है, यानी ये ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बेटा ना ज्यादा ये वीक है, ये मॉडरेट एसिड्स होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ इनकी ताकत मॉडरेट है। अगर बच्चों के ए की वैल्यू जो होती है वो आपके पास लेस देन 10 पावर -3 यानी -3 से कम हो, 10 रेज पावर -3 हो, 10 रेज पावर -4 हो, -5 हो, 10 हो, 15 हो, तो ऐसे एसिड्स को हम कहते हैं कि दे आर वीक एसिड्स। वो जो एसिड्स होते हैं वो हमारे पास क्या होंगे बेटा, वीक एसिड्स होते हैं, वीक एसिड कमजोर किस्म के तेजाब होंगे। अब हम कुछ एसिड्स को लेते हैं और फिर हम उनकी स्ट्रेंथ को देखते हैं कि वो कितने, किस एसिड्स की कितनी के ए की वैल्यू है।
तो यहाँ पे बेटा आपने लिखेंगे, ये एक टेबल बनाएंगे, इस टेबल में यहाँ पे एसिड आएगा, यहाँ पे आपने उसकी डिसोसिएशन ज़ाहिर करनी है कि इसकी क्या डिसोसिएशन होंगे, और यहाँ पे आपके पास के ए की वैल्यू होगी, और ये आप बताओगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कि वो जो एसिड है वो हमारे पास कितनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ है, कि वो ताकतवर है या बच्चों वो वीक एसिड है। तो सबसे पहले हम जिस एसिड को ले लेते हैं वो HCl है। अगर HCl को आप देखेंगे तो दैट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, इट कैन बी कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर। पानी के अंदर अगर आप इसे ले रहे हैं तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब अपने सारे हाइड्रोजन आयन जो है ये पानी को दे देगा। इसकी के ए की वैल्यू जो होती है वो नियरली 10⁻⁶ होगी, यानी के की वैल्यू इसकी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, ये हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, यानी सबसे ज्यादा ताकतवर या स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब दूसरा एसिड जो हमारे पास आ रहा है वो आपके पास नाइट्रिक एसिड होगा, HNO3 है। जब HNO3 को पानी के अंदर डालते हैं तो इट कैन आल्सो डिसॉल्व कंप्लीटली, तो ये भी मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। इसकी जो आपके पास के ए की वैल्यू है 10⁻³ है, तो ये भी बेटा हमारे पास एक क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक ताकतवर किस्म का तेजाब है। तीसरा जो एसिड हमारे पास आ रहा है उसे हम कहते हैं किंग ऑफ एसिड्स, यानी ये सल्फ्यूरिक एसिड होगा, H2SO4 है, पानी के अंदर डालिए तो इट कैन बी डिसोसिएट, ये भी बेटा डिसोसिएट हो जाएगा, मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाएगा, और इसकी जो के ए की वैल्यू है वो भी 10⁻³ है, और इसको भी हम कहते हैं कि ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक ताकतवर किस्म का तेजाब है, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो रहा है। ऐसे बेटा हमारे पास कुछ वीक एसिड्स भी होते हैं, जैसे आपके पास HF है, ये HF को बेटा हमने पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, जब ये पानी के अंदर जाके अपने आप को डिसॉल्व करेगा, डिसोसिएट होगा, HF जब बेटा पानी के अंदर डिसोसिएट होता है तो इट कैन बी फॉर्म हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन बनाएगा, प्लस बच्चों ये फ्लोराइड आयन बनाएगा। इसकी जो के ए की वैल्यू है वो थोड़ी कम है, 6.7 10⁻⁻5 है, और इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास एक मॉडरेट एसिड हो जाता है। ऐसे हमारे पास वीक एसिड जैसे एसिटिक एसिड है, अगर इसे बच्चे आप पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं एसिटिक एसिड को, यानी जिसे हम सिरका कहते हैं, तो ये भी पानी के अंदर जाके डिसॉल्व हो जाएगा, और इट कैन बी फॉर्म आयन एसिटेट आयन प्लस H आयन। इसकी जो बेटा के ए की वैल्यू आपके पास आती है वो 1.85 10⁻⁻5 है, तो इसे भी हम कहते हैं ये मॉडरेट एसिड है, मॉडरेट एसिड है, यानी ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना वीक है। अब हम एक वीक एसिड लेते हैं जिससे हम बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं, जिसे आप पानी कहते हैं। जब पानी को आप डिसोसिएट करोगे, पहले तो डिसोसिएट होता नहीं है, अगर आप इसको जो है जबरदस्ती आयोनाइज करते हैं तो इसकी जो के ए की वैल्यू होती है वो बहुत कम आ रही है, 1.8 10⁻16 जो होगी वो बेटा इसकी के ए की वैल्यू आती है। तो इसे इस बात की तरफ इशारा करती है कि ये जो आपके पास है के ए, यानी कि पानी जो है इट इज ए वेरी वीक एसिड, ये बहुत कमजोर किस्म का तेजाब है। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर के ए डिपेंड करता है, फैक्टर्स आप देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स विच डिपेंड अपॉन के ए कौन सा डिपेंड करेगा। सबसे पहले आता है टेम्परेचर, दर्जा हरारत, टेम्परेचर। आमतौर पर जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड है जैसे HCl है, जैसे बच्चे आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, इसी तरीके से आपके पास HCl है, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। इनके ऊपर टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता, चाहे आप टेम्परेचर बढ़ाएं या कम करें, देन टेम्परेचर हैज नो इफेक्ट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर जो के ए की वैल्यू होती है वो नियर अबाउट कांस्टेंट रहती है, चाहे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या टेम्परेचर को कम करते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाई टेम्परेचर डज नॉट इफेक्ट द के ए वैल्यू ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आप बताओगे कि ये जो एसिड्स होते हैं दे आर कंप्लीटली आयोनाइज एट ऑल टेम्परेचर, ये हर टेम्परेचर पे मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाते हैं, इसलिए टेम्परेचर जो होता है इनके ऊपर कोई असर नहीं करता। अलबत्ता जो हमारे पास वीक एसिड्स होते हैं, कमजोर तेजाब होते हैं, जैसे बेटा हमारे पास ना एसिटिक एसिड है, ये एक वीक एसिड है। अगर यहाँ पे आपने टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं,
तब आपके पास के ए की वैल्यू जो होती है वो बढ़ती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से जो वीक एसिड होंगे उनकी आयोनाइजेशन इंक्रीज होगी। मतलब टेम्परेचर जब आप बढ़ाते हैं तो जो एसिटिक एसिड होगा वो थोड़ा ज्यादा आयोनाइज होगा, थोड़ा उसकी आयोनाइजेशन होने की रफ्तार जो होती है वो बढ़ जाती है, तेज आयोनाइज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहां पे एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल आयोनाइज हो रहे हैं और आपने इसका टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया है, तब एसिटिक एसिड के जो है 4 मॉलिक्यूल होना शुरू हो जाएंगे। तो एसिटिक एसिड टेम्परेचर बढ़ाने से जो वीक एसिड होते हैं इनकी बटे आयोनाइजेशन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन का क्या असर होता है। कंसंट्रेशन से मुराद है कि इस ऐसे कंसंट्रेशन या बेटा इसको हम कहते हैं डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के ऊपर इसका क्या असर होगा। डाइल्यूशन, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड के डाइल्यूशन ऑफ एसिड का क्या असर इसके ऊपर होगा। मतलब ये एक एसिड पड़ा हुआ है, इसके अंदर अगर आपने पानी डाल दिया है, इसकी कंसंट्रेशन कम कर दिया या इसको डाइल्यूट कर दिया, फिर इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर क्या असर होगा। तो आमतौर पर बेटा जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग जो ताकतवर किस्म के एसिड होते हैं, दे हैज नो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। क्या आप उन्हें पतला करें या उन्हें गाढ़ा करें तो वो स्ट्रांग होते हैं, उनकी के ए की वैल्यू जो होती है वो चेंज नहीं होती, नियर अबाउट वो कांस्टेंट ही रहती है। लेकिन जो वीक एसिड्स होते हैं, जो कमजोर किस्म के तेजाब हैं, वीक एसिड्स हैं, अगर आप इनकी डाइल्यूशन को इंक्रीज करेंगे, मतलब इनको पतला करेंगे, तब इनकी आयोनाइजेशन जो होती है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा जो है वो आयोनाइज होना शुरू हो जाते हैं, इनकी आयोनाइजेशन जो होगी वो बेटा इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। लेकिन फिर भी मतलब एसिटिक एसिड के जो पहले आपके पास एक यहाँ पे एसिटिक एसिड पड़ा हुआ था, इसके अंदर था आपके पास 100 ml वाटर, आपने 200 ml वाटर डाल दिया, पानी की मिकदार बढ़ा दी, तो इसकी आयोनाइजेशन जो होती है वो बढ़ जाती है और के ए की वैल्यू मामूली सी इसकी चेंज हो जाती है। तो मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई वीक एसिड्स हैं, उनको डाइल्यूट करेंगे तो उनकी डाइल्यूशन करने से, डाइल्यूट करने से उनकी आयोनाइजेशन जो होती है वो ज्यादा हो जाती है, डिसोसिएशन ज्यादा हो जाती है और के ए की वैल्यू भी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और कौन से फैक्टर्स होते हैं, ये जो के ए है ये आपने देख लिया, ये आपको स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड बताता है। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की वैल्यू ज्यादा है तो एसिड स्ट्रांग है। के ए आल्सो टेल अस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये उसकी कंसंट्रेशन के बारे में बता रहा होता है। ये जो के ए होता है बेटा, ये हमारे पास पी एच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये जो के ए होता है वो बेटा हमारे पास पी के ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये बात आपने अच्छे तरीके से समझनी है। अगर के ए की वैल्यू ज्यादा होगी तो एसिड स्ट्रांग होगा, अगर पी के ए की वैल्यू बेटा ज्यादा होगी तो वो एसिड क्या होगा, वीक होगा। अब देखें हमारे पास ना दो चीजें आपको मैंने बताई हैं। अगर के ए की वैल्यू ज्यादा है, मतलब हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं एसिटिक एसिड की। अब ये जो एसिटिक एसिड होता है इसकी बेटा के ए की जो वैल्यू होती है वो 1.8 × 10⁻⁵ होती है। ये के ए की वैल्यू ये बहुत कम है, इसलिए हम कहते हैं ये एक वीक एसिड है। अब अगर आप इसकी पी के ए की वैल्यू लेते हैं, पी के ए की वैल्यू कैसे लेंगे, माइनस लॉग के ए करेंगे, इसे पी के ए कहेंगे। तो ये माइनस लॉग लेंगे तो ये के की वैल्यू 1.8 × 10⁻⁵ है, तो ये माइनस माइनस 5 इधर आ जाएगा, ये लॉग 1.8 आ जाएगा, प्लस लॉग 10 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 5 के अंदर से इसका जो लॉग होगा ये आपके पास आ रहा होता है 0.93 के करीब, तो इसका जवाब आएगा 4.74। तो ये आपके पास आएगा 0.26, तो ये जवाब आ जाएगा 4.74। अब यहाँ पे आपको एक बड़ी रकम दिखाई जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि अगर पी के ए की वैल्यू ज्यादा होगी तो एसिड क्या होगा बेटा, वीक होगा। अगर के ए की वैल्यू ज्यादा होगी तो एसिड क्या होगा, हमारे पास स्ट्रांग होगा। अगर हमारे पास कोई भी बेटा एसिड इक्विलिब्रियम पे है, देखिए अभी हमने बनाया था ये एच ए है, ये हमारे पास एक एसिड है, जब आपने इसे पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो इट कैन गिव्स अस हाइड्रोनियम आयन, ये आपको हाइड्रोनियम आयन बताता है। प्लस बच्चों ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, जब आप इसकी के ए लिखते हैं तो ये हाइड्रोनियम आयन है और इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया इसके कॉन्जुगेट बेस को, और नीचे बेटा एच ए है। अब यहाँ से आप क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले बेटा इक्विलिब्रियम के ऊपर वी कैन कैलकुलेट इट्स के ए वैल्यू।
के ए वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? के ए की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। एक तो आपके पास उसके हाइड्रोनियम आयन, ये जो हाइड्रोनियम आयन है इसकी बेटा कितनी कंसंट्रेशन है ये आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये ये एक एसिड है, इसकी आपको इनिशियल कंसंट्रेशन भी आनी चाहिए कि इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है। आप इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी लेंगे और हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, इन दोनों को यूज करके वी कैन डिटरमाइन द के ए वैल्यू। के ए वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा बेटा, अगर ये इक्विलिब्रियम के ऊपर है तो आप इसके अंदर मौजूद ये जो हाइड्रोनियम आयन है, ये जो बेटे क्या है, हाइड्रोनियम आयन, इसकी कंसंट्रेशन या आपके पास ये वाला जो इसका कंजुगेट बेस है, इन दोनों की कंसंट्रेशन कैन बी डिटरमाइंड। कंसंट्रेशन इनकी कितनी कंसंट्रेशन है कैन बी डिटरमाइंड, तो आप इसे आसानी के साथ डिटरमाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? बाय नोइंग। अगर आप जानते होंगे, किस चीज के बारे में जानते होंगे, एक तो आपको उस एसिड की के ए की वैल्यू आनी चाहिए और दूसरा बेटा उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन, कि आपने जब उसे लिया था तो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है। तो इन दो चीजों को यूज करके वी कैन कैलकुलेट दी हाइड्रोनियम आयन और इसके कॉन्जुगेट एसिड की वैल्यू को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इसमें से ये वाली चीज कैलकुलेट करते हैं, हमारी बुक में दिया गया है कि कैलकुलेटिंग दी, आपने कैलकुलेटिंग दी क्या आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटिंग दी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन ऑफ वीक एसिड, कि आपके पास एक वीक एसिड है तो उसकी आपने हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, ये बेटा हमारे पास इसका टॉपिक है। अब फर्स्ट क्या, हमारे पास जो वीक एसिड है वो बच्चों HA है। इट कैन बी डिसोसिएट इनटू वाटर, ये पानी के अंदर अपने आप को बेटा डिसोसिएट करेगा। कैसे करेगा? एक इसमें हाइड्रोजन आयन होगा और एक इसमें क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा। अब फर्स्ट क्या, जब आप इस रिएक्शन को शुरू करते हैं तो जो आपके पास HA है इसकी जो कंसंट्रेशन है वो C मोल्स पर लीटर है। इसकी जो कंसंट्रेशन आपने ली है वो C मोल्स बेटा पर लीटर है। अभी ये रिएक्शन शुरू नहीं किया हुआ तो H आयन की कंसंट्रेशन भी जीरो है, A नेगेटिव की कंसंट्रेशन भी जीरो है, दोनों अभी बने नहीं है, ये एसिड अभी डिसोसिएट नहीं हुआ। अब ऐसे हुआ कि ये आपके पास इक्विलिब्रियम, आपने इसके अंदर थोड़ा पानी डाल दिया तो ये एसिड जो है डिसोसिएट होना शुरू हो गया और थोड़ी देर के बाद ये वाला जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम के ऊपर आ जाता है, यानी इट अटेन द इक्विलिब्रियम। जब ये बेटा इक्विलिब्रियम पे अटेन करेगा तो यहाँ पे जो ए है इसकी जो मिकदार बनेगी वो एक्स हो जाएगी, जो एच आइन है उसकी कंसंट्रेशन भी फर्स्ट क्या एक्स बन गई, तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कितनी हो जाएगी, ये सी माइनस एक्स, ये इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन आपके पास बच जाएगी। अब हम इसी रिएक्शन के बच्चों के ए की वैल्यू लिखते हैं कि कैसे लिखेंगे, तो के ए को आप लिखेंगे के ए इज इक्वल टू एच आइन के, एच आइन लिखेंगे और नीचे बेटा आपने लिखना है कि ये कॉन्जुगेट बेस है और ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड है। अब हमारे पास क्योंकि ये वाला जो एसिड आपने लिया हुआ है इट डिसॉल्व इन वाटर, पानी के अंदर आपने इसे डिसॉल्व किया हुआ है, इसलिए इसकी जो एक्स की वैल्यू है दैट इज ए वेरी स्मॉल, एक्स इज इन केस ऑफ सी माइनस एक्स, तो यहाँ पे जो एक्स है वेरी स्मॉल है, बहुत कम इसकी वैल्यू है, इसलिए बेटा वी कैन राइट इट के सी माइनस एक्स इज इक्वल टू सी के, आप इसे सिर्फ एक्स के बराबर लिखते हैं। नाउ वी कैन राइट इट के ए बराबर है, आपके पास कैसे आएगा, के बराबर है, अब ये जो एच है इसकी जो कंसंट्रेशन आपने ली है वो एक्स है, ये जो कॉन्जुगेट बेस है वो भी एक्स है और ये वाली जो कंसंट्रेशन आएगी ये सी के बराबर आ जाएगी। अब के ए बराबर है एक्स स्क्वायर के बटा सी आ जाएगा। अब सी को इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर दें तो के ए मल्टीप्लाई बाई सी बराबर है एक्स स्क्वायर के। अब आपने अगर खाली एक्स लेना है तो x इज इक्वल टू के ए मल्टीप्लाई बाई सी का अंडर रूट ले लें। अब व्हाट इज x, x जो होगा ये बेटा आपके पास इस हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है या इस कॉन्जुगेट बेस की जो कंसंट्रेशन आपको इक्विलिब्रियम के ऊपर मिल रही है वो आपके पास क्या होगा, x है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसके अंदर बेटा आपने देख लेना है कि इसकी जो एसिड स्ट्रेंथ की वैल्यूज होती हैं वो हमारे पास एमसीक्यूज के तौर पर आएंगे, बाकी ये कहीं ना कहीं से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आएगा। बेस्ट विशेष, ओके, अल्लाह हाफिज।